माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वेक्टर स्पेस तथा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस पर मेन की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वेक्टर स्पेस तथा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस पर बेस्ड सिलेक्टेड प्रोबेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर को कॉज के साथ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वेक्टर स्पेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। प्रॉब्लम 1। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद आंसर बताएंगे। इन ए वेक्टर स्पेस कैपिटल V ओवर ए फील्ड F ऑप्शन ए कहता है 0u इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल V। ऑप्शन बी है अल्फा थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल F। ऑप्शन सी है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है इन ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F, ऑप्शन ए 0u इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू V। ऑप्शन बी अल्फा थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको ये चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब आप दिमाग लगाइए। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर स्पेस और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस पर की पॉइंट्स को बता चुका हूं। मैंने कहा था कि सब आप याद रखेंगे तो फटफट आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए पर गौर करें। 0 स्केलर है, u वेक्टर है। तो किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर होता है। देखिए, यहाँ थीटा 0 वेक्टर है, तो 0 स्केलर है, u वेक्टर है, तो 0 और u का प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा। इसलिए ऑप्शन ए सही लग रहा है। ऑप्शन बी देखिए, अल्फा स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है। थीटा वेक्टर स्पेस V का 0 वेक्टर है। तो वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर होता है। तो यहाँ देखिए, अल्फा स्केलर है, थीटा 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर होगा ही। करेक्ट है। तो आपने क्या देखा, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं उसके अनुसार यहाँ आपको फिट हो रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट लग रहा है। तो चूंकि दोनों करेक्ट है इसलिए आंसर सी होगा, क्योंकि सी में लिखता है बोथ ए एंड बी। तो हियर बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इसलिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। तो आपने क्या देखा, जो मेन की पॉइंट्स वेक्टर स्पेस और उसके प्रॉपर्टीज पर मैं बताया हूं प्रीवियस लेक्चर में, बस उसी को माइंड में आपको रखना है। मैंने कहा था कि आप उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे ढंग से, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। अब प्रॉब्लम 2 देखिए। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इफ कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस, if capital is a vector space over a field capital F, then option A alpha u is equal to beta u implies alpha is equal to beta
where u is not equal to theta for all alpha beta belongs to f. Option B, alpha u is equal to alpha v implies u is equal to v, where alpha is not equal to 0 for all u v belongs to capital V. ऑप्शन सी कहता है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन है। कहता है कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, देन ध्यान से ऑप्शन ए को देखें। ऑप्शन ए में कहता है अल्फा यू इज इक्वल टू बीटा यू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा वेयर यू नॉट इक्वल टू थीटा, मतलब यू जीरो वेक्टर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हियर यू इज नॉट ए जीरो वेक्टर, तो जब यू जीरो वेक्टर नहीं है और अल्फा यू इक्वल है बीटा यू के, तो इम्प्लाई करेगा कि दोनों स्केलर अल्फा बीटा आपस में इक्वल है। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये सही लग रहा है। अब बी को देखिए, ये कहता है अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा भी इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू भी वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अल्फा जो है कैसा स्केलर है, तो कहता है कि 0 नहीं है। तो जब इस इक्वेशन में अल्फा 0 स्केलर नहीं है, तो ये इक्वेशन इम्प्लाई करेगा कि वेक्टर यू और वेक्टर भी इक्वल होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वही तो पूछ रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि ए भी सही है, बी भी सही है। जब ए और बी दोनों सही है तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सी में लिखता है बोथ ए एंड बी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 3। क्वेश्चन कहता है इफ कैपिटल भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ then alpha u is equal to theta implies, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए अल्फा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी u इज इक्वल टू थीटा, ऑप्शन सी अल्फा इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पढ़िए, कहता है इफ v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ देन अल्फा यू इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है, यू भी का एलिमेंट है, ये वेक्टर है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो थीटा 0 वेक्टर है भी का, तो सही लग रहा है इक्वेशन। अब कहता है कि इक्वेशन अल्फा यू इज इक्वल टू थीटा क्या इंप्लाई करेगा, तो अल्फा यू इज इक्वल टू थीटा ऑप्शन ए में देखिए लिखता है अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा की जगह 0 रखकर देखिए, तो 0 स्केलर से किसी वेक्टर u में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर मिलेगा। देखिए थीटा यहाँ 0 वेक्टर है, तो लगता है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, u इज इक्वल टू थीटा मतलब u 0 वेक्टर। अब देखिए अल्फा कोई स्केलर है, u क्या है 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर होगा। देखिए यहाँ थीटा 0 वेक्टर है, इसलिए बी भी करेक्ट है।
इसका मतलब हुआ कि ए भी इसमें करेक्ट है और बी भी करेक्ट हो सकता है। यदि ए पकड़ते हैं तो भी ये सही लगता है, यदि बी पकड़ते हैं तो भी सही लगता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त लग रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। पता चल गया? इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रॉब्लम 4 देखिए। कहता है लेट अस कंसीडर द स्टेटमेंट्स let us consider the statements कैपिटल ए। कैपिटल एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है एवरी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस over itself। और स्टेटमेंट बी देखिए क्या कहता है, इफ कैपिटल एच बी सब फील्ड ऑफ एफ then capital F can considered as a vector space over H which of the following statement is oblique are true। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए, ऑप्शन बी में है स्टेटमेंट बी, ऑप्शन सी में है बोथ। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन पढ़िए, लेट अस कंसीडर द स्टेटमेंट्स। हम लोग विचार करें स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट एक कहता है एवरी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हर एक फील्ड खुद पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। बी कहता है इफ एच बी सब फील्ड ऑफ एफ, यदि एच एफ का सब फील्ड है देन एफ कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एच, तब एफ वेक्टर स्पेस होगा एच पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। निम्न में से कौन स्टेटमेंट ट्रू होंगे आपको बताना है। तो देखिए मैं की पॉइंट्स में बता चुका हूं कि देखिए बताए थे, इस तरह से याद कीजिए एफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस, यही मेन की पॉइंट आपको बताया था। इसमें एक और की पॉइंट बताया था, वह यह था कि के एफ इज ए वेक्टर स्पेस। के एफ एक वेक्टर स्पेस होता है जहां एफ सब फील्ड है के का, यही मेन चीज है। जहां एफ क्या है, सब फील्ड है। के का
देखिए यही मेन है, इसी का ही पर्टिकुलर केस है, पहले इसको समझना होगा। के एफ इज ए वेक्टर स्पेस, इट मीन्स के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, लेकिन कब? जब एफ सब फील्ड है के का। कहने का मतलब एफ सब फील्ड है फील्ड के का, तो के वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है एफ पर। और हम जानते हैं कि यदि एफ सब फील्ड है तो एफ खुद एक फील्ड है, बिकॉज एवरी सब फील्ड इज इटसेल्फ ए फील्ड। तो इसमें क्लियर करें, यहाँ तो एफ फील्ड है और यहाँ एफ सब फील्ड है, तो एफ सब फील्ड है तो एफ फील्ड होता है। और यदि एफ सब फील्ड है किसी फील्ड के का, तो के एफ पर वेक्टर स्पेस बनाता है। यहाँ एफ फील्ड है और एफ एफ का सबसेट है, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्लियर हो गया कि यहाँ एफ के का सब फील्ड है, तो एफ सब फील्ड होने के कारण खुद फील्ड है, इसलिए के के जगह पर यदि हम एफ रखेंगे तो के एफ की जगह एफ एफ हो जाएगा। तो इसमें एफ सब फील्ड के का था, तो एफ खुद फील्ड होने के कारण के वेक्टर स्पेस होता है एफ पर। इसलिए इन पर्टिकुलर इफ वी टेक के इज इक्वल टू एफ, देन एफ एफ इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। तो इट इज क्लियर दैट एफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ दिस केस। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। पहला यह कि यदि एफ सब फील्ड है किसी फील्ड एफ का, तो के वेक्टर स्पेस एफ पर होगा, और दूसरा कोई भी फील्ड इटसेल्फ स्वयं पर वेक्टर स्पेस होगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसके विषय में एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से पकड़िए, स्टेटमेंट ए में कहता है एवरी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। देखिए ये आ गया, एवरी फील्ड एफ फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ये करेक्ट है। बी में पढ़िए, इफ एच बी सब फील्ड ऑफ एफ। देखिए इसमें क्या है, एफ सब फील्ड है के का। इसमें क्या कह रहा है, एफ के स्थान पर देखिए यहाँ एच का प्रयोग हुआ है। इसमें एफ सब फील्ड था फील्ड के का, यहाँ क्या कह रहा है, एफ के जगह एच ले रहा है, के की जगह एफ ले रहा है, यही फर्क है। यहाँ कह रहा है कि एच जो है, देखिए बगलों में लिखता हूँ ब्रैकेट में एच सब फील्ड है फील्ड एफ का। ध्यान से पढ़िए, एच इज ए सब फील्ड ऑफ एफ। यहाँ क्या कहता है, एफ इज ए सब फील्ड ऑफ के। तो यहाँ एफ सब फील्ड है के का, यहाँ एच सब फील्ड है एफ का। इसमें के वेक्टर स्पेस एफ पर होता था, तो इसमें एफ वेक्टर स्पेस एच पर होगा। आगे पढ़िए, देन एफ कैन कंसीडर एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एच। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह सही है। तो इससे ये फॉलो हो रहा है और इससे ये फॉलो हो रहा है। यहाँ क्लियर है कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों होल्ड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ, सी हुआ, बोथ ए एंड बी। हेंस आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, एक करेक्ट आंसर हुआ। तो बहुत गौर करके सावधानी से आपको समझना होगा। जो भी की पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस किया हूं उसको आप बार बार पढ़ें, तो इस सब प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। प्रॉब्लम 5 देखिए, कहता है लेट कैपिटल V बी द सेट ऑफ 2x2 matrices इसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22 with complex entries such that
A11 प्लस A22, A11 प्लस A22 इज इक्वल टू 0. Let capital W be the set of matrices in V such that A12 plus A21 bar is equal to 0. Then for the usual matrix addition, and scalar multiplication which of the following is oblique are true. ऑप्शन ए कहता है कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल C. ऑप्शन बी कैपिटल W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल C. ऑप्शन सी कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल R. ऑप्शन डी कैपिटल W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल R. एक क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. देखिए पढ़िए. लेट V बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस. देखिए मैट्रिक्स 2x2 है. लेट V बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज. कहने का मतलब V एक सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, जहां मैट्रिसेस के जो एंट्रीज हैं A11, A12, A21, A22 मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. सच दैट A11 प्लस A22 इज इक्वल टू 0. आगे कहता है कि लेट कैपिटल W बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V. कैपिटल W क्या है? तो V में ही मैट्रिसेस का सेट है. सच दैट इस प्रकार की A12 प्लस A21 बार. A21 बार मतलब A21 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये बार कंजुगेट को शो करता है. कैसे आप जानते हैं कि यदि Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z का कंजुगेट Z बार होता है x माइनस आई वाई. वही चीज़ है. तो A12 प्लस कंजुगेट ऑफ A21 0 है. देन फॉर द यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि निम्न में से कौन ट्रू है. ऑप्शन ए कहता है V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C. C इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो आपको पकड़ना है कि V वेक्टर स्पेस C के ऊपर है कि नहीं, W वेक्टर स्पेस C के ऊपर है कि नहीं, फिर V वेक्टर स्पेस R के ऊपर है कि नहीं, फिर W वेक्टर स्पेस R के ऊपर है कि नहीं. कौन कौन इसमें ऑप्शन ट्रू हैं पता लगाना है. देखिए यहाँ इज ऑब्लिक आर है, इसका मतलब एक ऑप्शन या एक ऑप्शन से अधिक भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं. अब पकड़िए कौन कौन ऑप्शन इसमें करेक्ट आपको दिख रहे हैं. तो आपको मैं
की पॉइंट में एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस में पढ़ा चुका हूँ कि मैट्रिसेज का जो सेट भी होता है वह एक वेक्टर स्पेस बनाता है with respect to addition and multiplication of matrices। तो V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C, ये लग रहा है कि करेक्ट है, क्योंकि मैट्रिसेस का सेट एक वेक्टर स्पेस बनाता है। W में क्या कंडीशन है? W में V के ही एलिमेंट्स हैं W में, लेकिन किस प्रकार हैं कि A12 प्लस कंजुगेट ऑफ A21 0 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि V वेक्टर स्पेस बनाएगा रियल नंबर के सेट R पर। इसलिए ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन सी सही लग रहा है। बी पर गौर कीजिए। बी में कहता है W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C। नहीं, ये जो कंडीशन दिया हुआ है उससे क्लियर है कि किसी एक एलिमेंट और किसी एलिमेंट के कंजुगेट का सम 0 है तो ये रियल नंबर को ही शो करता है। इसलिए W कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब डी पर गौर कीजिए। W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। हाँ देखिए, ये रियल नंबर को शो कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। W वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर R। तो क्लियर हो गया कि इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, केवल ऑप्शन बी सही नहीं है। इसलिए इसमें आंसर में आपको ए भी हुआ, सी भी हुआ और डी भी हुआ। तो इज ऑब्लिक आर का ही मतलब था। कहीं भी क्वेश्चन में इज ऑब्लिक आर दे तो इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस ए सी डी ट्रू हैं। अब आप देखें प्रॉब्लम 6। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मैट्रिसेज आर देयर in the vector space capital M, M by N, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल Z2, ऑप्शन ए 2 to the power mn माने m into n, ऑप्शन बी 2 to the power m plus n, ऑप्शन सी 2 to the power m minus n, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मैट्रिसेज आर देयर इन द वेक्टर स्पेस कैपिटल M M बाई N Z2। इसका अर्थ हुआ कि वेक्टर स्पेस कैपिटल M M बाई N Z2 में कितने मैट्रिसेज हैं। ये मैट्रिसेज का सेट है। यहाँ वेक्टर स्पेस क्या है? सेट ऑफ मैट्रिसेज है ओवर द फील्ड Z2 which is the set of integers modulo 2. Here Z2 represents set of integers modulo 2. तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वेक्टर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ मैट्रिसेज का वेक्टर स्पेस है, इसलिए इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट मैट्रिसेज होगा। यानी इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जो वेक्टर्स होता है, आप जानते हैं ना वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वेक्टर्स होता है, फील्ड का एलिमेंट स्केलर्स होता है। तो इस वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स किस रूप में हैं? तो मैट्रिसेज के रूप में है। तो वही कहता है कि इस वेक्टर स्पेस में कितने मैट्रिसेज होंगे। तो इसके लिए मैं
की पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, आप देखेंगे मेरा प्रीवियस लेक्चर की पॉइंट्स का, तो उसमें आपको मिलेगा। मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ कि यदि 2x2 मैट्रिसेज का सेट लेते हैं ओवर द सेट ऑफ इंटेजर्स मोडुलो 2 दैट इज कैपिटल Z2, तो वह सेट एक वेक्टर स्पेस बनाता है और उस वेक्टर स्पेस में नंबर ऑफ वेक्टर्स या कहिए नंबर ऑफ मैट्रिसेज मैं बताया था 2 टू द पावर 2 इंटू 2। यदि 2x2 मैट्रिसेज का सेट है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 होता है। तो यहाँ क्या है, m/n टाइप का मैट्रिक्स है, तो इसमें मैट्रिसेस का नंबर होगा 2 टू द पावर m इंटू n, मतलब 2 टू द पावर mn। देखिए पकड़ा गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। बी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको पकड़ना था तो ए हुआ। तो लिख दीजिए हैंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखेंगे कि m/n मैट्रिसेज ओवर द सेट ऑफ इंटेजर्स मोडुलो 2 एक वेक्टर स्पेस बनाता है, यानी m/n मैट्रिसेज का जो सेट है वो फील्ड Z2 पर, ऐसे कहिए, एक वेक्टर स्पेस बनाता है और उस वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स का जो नंबर होता है वो होता है 2 टू द पावर, याद रखिएगा, वही मैट्रिसेज का जो टाइप है। इसका टाइप है m/n, तो 2 का पावर लिख देंगे m इंटू n, तो वही करेक्ट ऑप्शन हुआ 2 टू द पावर mn। मान लिया जाए कि 2x2 मैट्रिसेज का सेट लेंगे तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। यदि 3x3 टाइप का मैट्रिसेज लेते हैं तब उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 2 टू द पावर 9, मतलब 512 हो जाएगा। तो mn इक्वल भी रह सकता है, mn इक्वल नहीं भी रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यही याद रखिएगा 2 टू द पावर m इंटू n। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 7। ये कहता है ऑन ए वेक्टर स्पेस देयर इज oblique r, is oblique r। ऑप्शन ए वन बाइनरी ऑपरेशन, वन बाइनरी ऑपरेशन। ऑप्शन बी 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। ऑप्शन सी 3 बाइनरी ऑपरेशंस, 3 बाइनरी ऑपरेशंस। ऑप्शन डी 4 बाइनरी ऑपरेशंस, 4 बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन ए वेक्टर स्पेस देयर इज ऑब्लिक आर। ऑप्शन ए वन बाइनरी ऑपरेशन, कहने का मतलब कह रहा है कि किसी वेक्टर स्पेस पर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा कि 2 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे कि 3 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे कि 4 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, कौन सही है पकड़ना है आपको। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यदि कोई सेट भी वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पर, तो ये सेट भी वेक्टर स्पेस फील्ड एफ पर तभी फॉर्म करता है जब V पर 2 तरह के ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं। एक इंटरनल ऑपरेशन जो एडिशन कहलाता है,
और दूसरा एक्सटर्नल ऑपरेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, जिसको हम डॉट इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तब कहते हैं कि भी जो एक सिस्टम है टुगेदर विथ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड कैपिटल एफ। तब फाइनली हम कहते हैं कि द सिस्टम भी टुगेदर विथ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो क्लियर हो गया कि वेक्टर स्पेस का जो डिफिनेशन बताए थे, वेक्टर स्पेस के डिफिनेशन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है कि हम वेक्टर स्पेस में हमेशा दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यह इंटरनल कंपोजिशन है, यह एक्सटर्नल कंपोजिशन है, सब आपको बता चुके हैं। यही तो कह रहा है कि बताओ कि वेक्टर स्पेस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है कि दो है कि तीन है कि चार है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए करेक्ट आंसर कौन हुआ? बी हुआ। ए रॉन्ग हुआ, सी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से आपको चेकअप करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो इसमें इज ऑब्लिक आर था, इसका मतलब कहने का था कि एक या एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही ऑप्शन बी करेक्ट है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन बी हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम 1 से मैं स्टार्ट किया, प्रॉब्लम 7 पर आ गए। तो मैंने आज 7 प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जेक्टिव का डील किया। तो केवल यह नहीं बताया कि आंसर ये होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वो तो रटना हो गया। हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका एक और टेक्निक बताते हैं। पहले आप चिन्हित करो कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। जैसे इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, गलत है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, सही क्या है? जैसे यहाँ 1 बाइनरी ऑपरेशन रॉन्ग है, 3 बाइनरी ऑपरेशन भी रॉन्ग है, 4 बाइनरी ऑपरेशन भी रॉन्ग है, तो सही क्या है? 2 बाइनरी ऑपरेशंस। तो यदि आप रॉन्ग ऑप्शंस को चिन्हित कर लेते हो तो जो बचा वही ना सही है। तो इस तरह से भी हम ऑप्शन को पकड़ते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा अंदाज चलता है जिसमें गलत भी हो सकता है। और यदि की पॉइंट्स को आप मेमोराइज कर लेंगे और ब्रेन में रखेंगे सारे की पॉइंट्स को, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ने में आप गलती नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बताने के पहले वेक्टर स्पेस और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस पर मेन की पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन किया था। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स अवश्य देख लेंगे। यदि आज का लेक्चर केवल देख रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप अवश्य देख लेंगे। अब अगला देखिए, प्रॉब्लम 8, 7 के बाद प्रॉब्लम 8। ये कहता है वेक्टर स्पेस is defined over vector space is defined over a option A group, option B ring, option C field, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर ए ग्रुप रिंग फील्ड नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पकड़िए। तो वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन आपको बता चुके हैं पहले। वेक्टर स्पेस हमेशा किसी फील्ड पर डिफाइंड होता है, तब न कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। आप कहते हैं ना V F इज ए वेक्टर स्पेस।
V इज ए वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या बताए थे कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो यदि V वेक्टर स्पेस होता है किसी फील्ड F पर तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं कि VF इज ए वेक्टर स्पेस। तो क्लियर है ना कि वेक्टर स्पेस डिफाइन किस पर होता है, तो फील्ड पर होता है। यही ना कह रहा है यहाँ कि वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर ए व्हाट, तो ओवर ए फील्ड। वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड पर ही डिफाइंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। यहाँ ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रॉब्लम 9 देखिए। कैपिटल क्यू is a vector space. Capital Q is a vector space over option A capital Q, option B capital R, option C capital C, option D none of these, none of these, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़िए। Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q की R की C की नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन आपको चूज करना है, चूज कीजिए। तो याद कीजिए Q वेक्टर स्पेस किस पर होगा, तो देखिए Q पर होगा। मैं बता चुका हूं, की पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें बताया था, याद दिलाते हैं आपको। Q इज ए वेक्टर स्पेस, मैं पढ़ा चुका हूं। Q का मतलब क्या है? Q is the set of all rational numbers and set of rational numbers Q is a vector space over the field Q of rational numbers। यहां Q फील्ड को बता रहा है। देखिए यहां फी जो है फील्ड को बता रहा है। ये जो Q पहले है ये बता रहा है वेक्टर स्पेस। इसको पढ़ते हैं Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Q। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज ये जो Q है एक वेक्टर स्पेस है किस पर, तो ओवर द फील्ड ए Q। तो Q एक वेक्टर स्पेस Q पर बनाता है। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण भी मैं की पॉइंट बताते समय बताया था, यहां मैं लिख देता हूं। बिकॉज दिस Q इज ए सब फील्ड ऑफ Q, बिकॉज दिस Q इज ए सब फील्ड ऑफ दिस Q। कहता है कि सिंस दिस Q इज ए सब फील्ड ऑफ दिस Q, सो Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। देखिए आपको बताए थे यदि K फील्ड है और F सब फील्ड है K का, यदि F सब फील्ड है K का तो F के ऊपर K एक वेक्टर स्पेस होता है। तो F की जगह देखिए यहाँ Q है और K की जगह Q है, तो यहाँ क्या था, F सब फील्ड था फील्ड K का, तो यहाँ भी Q सब फील्ड है। देखिए Q क्या है, सब फील्ड है इस Q का, इसलिए Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q होगा। यहाँ था K इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, तो यहाँ हो गया Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। तो ये सब कंसेप्ट जो बताए हैं आपको ब्रेन में रखना है पकड़ने के लिए। तो सही ऑप्शन देखिए पकड़ा गया, ए है। सो Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। देखिए मैंने लिखा है Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। क्लियर हो गया? इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम 10, ये देखिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। देखिए कहता है नॉट ए वेक्टर स्पेस ऑप्शन ए, देखिए लिखता है कैपिटल आर और ब्रैकेट में कैपिटल आर। ऑप्शन बी देखिए कैपिटल सी ब्रैकेट में कैपिटल सी। ऑप्शन सी कैपिटल आर ब्रैकेट में कैपिटल सी। और ऑप्शन डी में कहता है कैपिटल सी ब्रैकेट में कैपिटल आर। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें वेक्टर स्पेस नहीं होगा, आपको पकड़ना है। तो देखिए आर, क्योंकि आर सबफील्ड है आर का, बिकॉज आर इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सिंस आर इज ए सबफील्ड ऑफ आर, सो आर इज ए वेक्टर स्पेस। अभी मैं ऊपर डिस्कस किया। ये देखिए सिंस सी इज ए सबफील्ड ऑफ सी, सो सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। सी सबफील्ड है सी का, इसलिए सी वेक्टर स्पेस होगा सी पर। तो ये भी करेक्ट है। अब इसको देखिए डी को पहले, तो रियल नंबर का सेट आर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अब जानते हैं कि आर सबसेट होता है सी का, मतलब आर सबफील्ड है सी का, इसलिए सी वेक्टर स्पेस होगा आर पर। ये भी करेक्ट लग रहा है। अब सी को गौर कीजिए, ये कहता है आर रियल नंबर का सेट है और सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो यहाँ आर सबसेट है सी का, सी तो आर का सबसेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सी सबफील्ड नहीं है आर का। सिंस सी इज नॉट ए सबफील्ड ऑफ आर, सो आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। तो क्वेश्चन क्या था, कौन वेक्टर स्पेस नहीं होगा? देखिए पकड़ा गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वजह क्या हुआ सी को करेक्ट होने का? तो वजह यही हुआ कि आर सी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, मैं लिख देता हूं, ओवर द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज सी इज नॉट ए सबफील्ड ऑफ आर। यही वजह हुआ, बिकॉज सी इज नॉट ए सबफील्ड ऑफ आर। इसमें आर सबफील्ड है आर का, इसमें भी सी सबफील्ड है सी का, इसमें भी आर सबफील्ड है सी का, इसलिए ए बी सी तीनों क्या है, वेक्टर स्पेस है। लेकिन इसमें क्या है, सी इज नॉट ए सबफील्ड ऑफ आर, सी आर का सबफील्ड नहीं है। यही कारण है कि आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है ये मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो कहाँ से एक्सप्लेन किया, इसके लिए मैं की पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ इसको माइंड में हमेशा बना के रखिएगा। किसी भी लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यह अति आवश्यक है कि उस लेसन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, की पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, ये सब को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है।
नहीं तो क्या करोगे आप, रटोगे केवल। और अधिकांश लड़के रटने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, तो याद रखो कि अरे ये रटने से नहीं ना होगा, समझना है कि आखिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा तो क्यों होगा। तो मैं कॉज के साथ हर एक क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को बताने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं बताने का प्रयास किया और सब डायरेक्शन आपको दिया, तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा सजेशन। तो ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए की पॉइंट्स को बार बार पढ़ेंगे, और जितने ही बार पढ़ेंगे की पॉइंट्स, उतना ही आपका ब्रेन में फैक्ट्स सब क्लियर रहेंगे और क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर्स मैंने समाप्त किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, सो अभी मैं आपको बोल देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसका सॉल्यूशन आप स्वयं करके देखेंगे होता है कि नहीं। तो कहीं गड़बड़ाएंगे सॉल्यूशन पकड़ने में, तो उसके लिए उपाय मैं बता दे रहा हूँ। उसका एकमात्र ही उपाय है कि की पॉइंट्स वाला जो मेरा लेक्चर्स है उसको आप गौर से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो कहीं अटकेंगे तो वहाँ आपका समाधान मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स में की पॉइंट्स को जो मैं बताया हूँ उसको आप आत्मसात कीजिए, उसको एब्जॉर्व कीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ हल कीजिए। तो आप हल करके देखेंगे, यदि सॉल्व नहीं होगा कोई क्वेश्चन, डॉट रह जाएगा, तो उस डॉट को कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसका समाधान कर दूंगा। अब आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।